आज हम विकास यानी डेवलपमेंट को एक थोड़ा अलग नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर तो हम विकास मतलब पैसा, जीडीपी, बस यही सब सोचते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो ये लेख और कुछ नोट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, विकास का मतलब कुछ और है। क्या मतलब है? कि असली विकास लोगों की आजादी, उनकी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम को बढ़ाना है। अच्छा, तो चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो सोच है ये विकास को सिर्फ आर्थिक तरक्की तक नहीं देखती। मतलब जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ गई या इंडस्ट्री लग गई, ये उससे कहीं आगे की बात है। ओके। यहाँ जोर इस बात पर है कि लोगों को असल में अपनी पसंद की जिंदगी जीने की कितनी आजादी है। अपनी पसंद की जिंदगी? हाँ, इसमें वो चीजें हटाना शामिल है जो हमें रोकती हैं, जैसे गरीबी, जुल्म, सामाजिक भेदभाव या फिर जरूरी चीजों की कमी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। बिल्कुल, इन सबको ये विचार अस्वतंत्रताएं या अनफ्रीडम्स कहता है। अच्छा, अनफ्रीडम्स। हाँ, और स्वतंत्रता का यहाँ डबल रोल है। एक तो ये कि हमें तरक्की को मापना ही इसी पैमाने पर चाहिए, मतलब लोग कितने आजाद हुए। और दूसरा, विकास होता ही तब है जब लोग अपनी मर्जी से, अपनी एजेंसी से कुछ कर पाते हैं। अच्छा, इसे इफेक्टिवनेस रीजन कहते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही वो सब कुछ नहीं हुआ। नहीं। मुझे वो कहानी याद आ रही है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य की। हाँ। वो पूछती है ना कि क्या दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तो अमरता मिल सकती है? और जवाब? याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं, दौलत तो बस एक साधन है, साध्य नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। यही तो कैपेबिलिटी अप्रोच का बिल्कुल कोर आइडिया है। कैपेबिलिटी अप्रोच। हाँ, मतलब विकास का मतलब है लोगों की वो क्षमताएं, कैपेबिलिटीज बढ़ाना जिनसे वो वैसी जिंदगी जी सकें जिसे वो खुद महत्व देते हैं। अधन है, बिल्कुल है, पर वो आखिरी मंजिल नहीं है। ठीक है। दुनिया में कई तरह की अस्वतंत्रताएं हैं। भूखमरी है, कुपोषण है, बीमारी है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलना, राजनीतिक आजादी का न होना, ये सब सही। और देखिए, कभी कभी ज्यादा आय वाले देशों में भी कुछ खास समूह, उनकी औसत उम्र गरीब देशों से भी कम होती है। जैसे अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों की स्थिति। आय शायद ज्यादा हो पर जीवन प्रत्याशा कम है। अच्छा, तो फिर इसमें बाजार का क्या रोल है? मतलब मार्केट फ्रीडम, लेन देन की आजादी। देखिए, ये भी एक जरूरी आजादी है। एडम स्मिथ ने भी माना, और मजे की बात है कार्ल मार्क्स ने भी। अच्छा। हाँ, कि बाजार में हिस्सा लेने की, लेन देन करने की आजादी, ये अपने आप में एक बुनियादी स्वतंत्रता है। ये सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाने का टूल नहीं है। जैसे बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिलना या अपना सामान बेचने के लिए बाजार तक पहुंच होना, ये सब विकास के जरूरी हिस्से हैं। सही बात। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ बाजार काफी नहीं, उसके साथ सामाजिक सुरक्षा चाहिए, नियम कानून चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता का विचार है, इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये विकास का साधन और साध्य दोनों कैसे है? हाँ, देखिए, स्वतंत्रता ही विकास का प्राइमरी एंड यानी मुख्य लक्ष्य भी है। ओके। और उसे पाने का प्रिंसिपल मीन्स यानी प्रमुख साधन या जरिया भी है। अच्छा, दोनों कैसे? लक्ष्य के तौर पर तो सीधा है, आजाद होना अपने आप में जिंदगी को बेहतर बनाता है ना, ये उसका कॉन्स्टिट्यूटिव रोल है। हाँ ठीक है। और जरिए के तौर पर जो अलग अलग तरह की आजादियां हैं, जैसे राजनीतिक आजादी, आर्थिक मौके, सामाजिक अवसर, सरकार में पारदर्शिता, सुरक्षा, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मजबूत बनाती हैं। कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे अच्छी शिक्षा और सेहत, ये सामाजिक अवसर हुए। हाँ, ये लोगों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाते हैं, वो बेहतर काम कर पाते हैं, कमा पाते हैं। सही। या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए लोकतंत्र है, तो सरकार पर दबाव रहता है कि वो लोगों की सुने। इससे अकाल जैसी बड़ी आपदाओं को रोकने में मदद मिलती है, जैसा कि देखा गया है। हाँ, वो भारत और चीन का उदाहरण अक्सर आता है इस बारे में। बिल्कुल। चीन ने क्या किया, आर्थिक सुधारों से पहले उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी जोर दिया। अच्छा। इससे उन्हें बाद में बाजार आधारित विकास का फायदा उठाने में बहुत मदद मिली। पर वहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता वो सीमित है। और भारत में लोकतंत्र तो है, पर वो जो जमीनी तैयारी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंड रिफॉर्म्स, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो उसका असर विकास की रफ्तार और उसके फैलाव पर पड़ा। इन स्रोतों में विकास के दो रास्तों की भी बात है, ग्रोथ मीडिएटेड और सपोर्ट लेड। ये क्या चीज है? हाँ, ये दो मुख्य रणनीतियां समझ लीजिए। ग्रोथ मीडिएटेड का मतलब है कि पहले तेज आर्थिक विकास करो, पैसा कमाओ। ठीक है।
और फिर उस पैसे से सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़िया बनाओ। जैसे दक्षिण कोरिया या ताइवान। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सपोर्ट लेड। वो क्या है? इसमें देश शायद उतना अमीर न हो, आय कम हो, लेकिन वो सीधे सीधे सामाजिक सेवाओं पर पहले जोर देता है। अच्छा, कम आय के बावजूद? हाँ, जैसे श्रीलंका का उदाहरण है, कोस्टारिका है, या अपने यहाँ केरल। पर ये मुमकिन कैसे है? कम पैसे में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये सेवाएं खासकर गरीब देशों में अक्सर लेबर इंटेंसिव होती हैं। मतलब इनमें मशीनें कम, लोग ज्यादा लगते हैं। और गरीब देशों में लेबर सस्ता होता है, तो कम खर्च में भी अच्छा नतीजा मिल सकता है अगर सरकार की नीयत हो। अच्छा। जैसे वो ब्रिटेन वाला उदाहरण भी था शायद। हाँ। विश्व युद्ध के समय का। हाँ बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के पास संसाधन बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने खाने पीने की चीजों का और स्वास्थ्य सेवाओं का बंटवारा बहुत बेटर किया। नतीजा, लोगों की औसत उम्र उस मुश्किल दौर में भी बढ़ गई। कमाल है। अच्छा, ये सब समझने के बाद अब जरा न्याय, जस्टिस के सवाल पर आते हैं। वो अन्नपूर्णा और 3 मजदूरों वाली कहानी इसी से जुड़ी है क्या? हाँ, वो एक बहुत अच्छी मिसाल है ये समझने के लिए कि न्याय के अलग अलग सिद्धांत किस चीज को, किस जानकारी को सबसे ज्यादा वजन देते हैं। कौन थे वो 3 मजदूर? एक था दीनू, जो सबसे गरीब था। एक बिश्नो, जो हाल ही में बहुत दुख झेल चुका था तो सबसे दुखी था। और एक रोगिणी, जो बीमार रहती थी, उसकी सेहत सबसे खराब थी। और काम एक ही था, तो अन्नपूर्णा किसे दे? यही सवाल है। अगर आप उपयोगितावाद को माने तो आप देखेंगे कि काम देने से कुल खुशी किसकी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। शायद बिश्नो की। पर उपयोगितावाद सिर्फ कुल सुख देखता है, ये नहीं देखता कि सुख बंटा कैसे है या किसी के अधिकार क्या है। इसकी एक कमी वो मानसिक अनुकूलन वाली भी बताई है। हाँ बिल्कुल, मेंटल कंडीशनिंग। जो लोग हमेशा से ही बहुत मुश्किल में रहे हों, वो कई बार कम में ही खुश रहना सीख जाते हैं। तो उनकी खुशी का पैमाना ही अलग हो जाता है। सही बात। दूसरी तरफ अगर आप स्वतंत्रतावाद, लिबर्टेरियनिज्म को देखें, तो वो सिर्फ नियमों और अधिकारों पर जोर देगा। जैसे किसके पास काम करने का अधिकार है, प्रक्रिया सही है या नहीं, नतीजा चाहे कितना भी बुरा हो, जैसे अकाल पड़ जाए, अगर नियम सही थे तो उनके हिसाब से अन्याय नहीं हुआ। तो वो दीनू की गरीबी या रोगिणी की बीमारी को शायद उतना महत्व ना दे। शायद बिल्कुल ना दे। तो अगर सिर्फ आय देखना काफी नहीं है, सिर्फ खुशी देखना काफी नहीं है, और सिर्फ नियम देखना भी काफी नहीं है, तो फिर हमें देखना क्या चाहिए? यहीं पर कैपेबिलिटी का विचार आता है। फिर से कैपेसिटी। हाँ, हमें आय या संसाधनों से आगे बढ़कर ये देखना चाहिए कि लोगों के पास वास्तविक स्वतंत्रताएं क्या हैं, वो असल में क्या क्या करने और होने में सक्षम है। अच्छा, क्यों? मतलब आय से ये अलग कैसे है? देखिए, मान लीजिए 2 लोगों की आय बिल्कुल बराबर है। ठीक है, पर एक जवान है, स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है, दूसरा बुजुर्ग है, बीमार है, और शायद किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ चीजें महंगी हैं या सुविधाएं नहीं हैं। तो क्या वो दोनों अपनी आय से एक जैसा जीवन जी पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो आय जरूरी है, पर आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियां, उम्र, लिंग, सेहत, माहौल, परिवार में चीजें कैसे बंटती हैं, ये सब तय करता है कि आप उस आय का कितना फायदा उठा पाते हैं। समझ गया। इसलिए हमें कैपेबिलिटी पर ध्यान देना है, यानी उन वास्तविक आजादियों पर जो लोगों को हासिल हैं, ताकि वो अपनी पसंद की, अपनी वैल्यू वाली जिंदगी जी सके। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें बहुत कुछ है। बिल्कुल बुनियादी चीजें जैसे अच्छा खाना मिलना, बीमार ना पड़ना, ठीक ठाक सेहत होना, शिक्षा पाना। और थोड़ी जटिल चीजें भी, जैसे समाज में बिना शर्मिंदगी के हिस्सा ले पाना, दूसरों के साथ घुलना मिलना, अपना आत्मसम्मान बनाए रखना, ये सब क्षमताएं हैं। तो फिर गरीबी को इस नजरिए से कैसे देखेंगे? इस नजरिए से गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि बुनियादी क्षमताओं का अभाव है। कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन। अच्छा, कैपेबिलिटी की कमी। हाँ, ये परिभाषा ज्यादा गहरी है, ज्यादा सटीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे जीवन की क्वालिटी से जुड़ी है। हाँ, ये सच है कि पैसे की कमी अक्सर क्षमताओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होती है, पर वो अकेला कारण नहीं है। और उल्टा भी होता होगा? बिल्कुल। क्षमताओं का अभाव, जैसे अगर कोई पढ़ लिख नहीं पाया या बीमार रहता है, तो उसकी पैसा कमाने की क्षमता भी तो कम हो जाती है। सही बात है। इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा लगाना वो सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, वो सीधे सीधे गरीबी कम करने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का तरीका है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने का तरीका है। और असमानता को भी फिर इसी तरह देखना चाहिए। सिर्फ आय की असमानता नहीं। कुछ उदाहरण है कि जैसे दुनिया में कहीं। हाँ, कई है। जैसे यूरोप में अगर आप देखें तो बेरोजगारी सिर्फ आय का नुकसान नहीं है।
अच्छा, वो लोगों का आत्मविश्वास छीन लेती है, उनके हुनर को बेकार कर देती है, उन्हें समाज से कटा हुआ महसूस कराती है। ये सब कैपेबिलिटी पर असर है। या अमेरिका वाला उदाहरण हमने लिया था, अलग अलग नस्लीय समूहों के बीच सेहत और औसत उम्र में जो भारी अंतर है, वो सिर्फ आय के अंतर से नहीं समझाया जा सकता। वहाँ और भी कई फैक्टर्स हैं जो कैपेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। सही। और अगर हम भारत और उपसहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों की तुलना करें, तो वहाँ बच्चों की मौत दर या कितने लोग पढ़ लिख नहीं पाते, ये आंकड़े दिखाते हैं कि बुनियादी क्षमताओं का कितना गहरा अभाव है। ये वो चीज है जो सिर्फ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देखने से शायद उतनी साफ नजर ना आए। तो आज जिन स्रोतों पर हम ये चर्चा कर रहे हैं वे विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के रिश्ते पर काफी रोशनी डालते हैं। भारत और उपसहारा अफ्रीका की तुलना से शुरू करें। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत जीवन प्रत्याशा में थोड़ा बेहतर है, लेकिन कुपोषण खासकर बच्चों में वो यहाँ अफ्रीका से भी ज्यादा गंभीर है। हाँ बिल्कुल। और साक्षरता दर भी देखें तो दोनों जगह लगभग एक जैसी कम है, मतलब आधी वयस्क आबादी पढ़ लिख नहीं सकती। सही कहा। तो ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सिर्फ आय देखना काफी है? विकास का मतलब क्या है असल में? बिल्कुल सही सवाल है। ये दिखाता है कि सिर्फ आय को देखने की सीमाएं क्या हैं। असल मुद्दा तो क्षमता वंचना का है, मतलब लोग असल में क्या करने और क्या बनने में सक्षम है, क्या उनके पास वो फ्रीडम है। क्षमता वंचना, हाँ। और इसी से जुड़ा है वो लापता महिलाओं का एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार। एशिया और उत्तरी अफ्रीका में कई जगह महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों से कहीं ज्यादा है, अप्राकृतिक रूप से। और इसका कारण है? मुख्य कारण है स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक पक्षपात, खासकर बचपन में। तो ये सिर्फ आय की कमी नहीं, बल्कि ये गहरी सामाजिक असमानता है। बिल्कुल। और ये हमें लाता है बाजारों की भूमिका पर। बाजार मतलब सिर्फ चीजें खरीदने बेचने की जगह या कुछ और भी? देखिए, बाजार सिर्फ वही नहीं है, वो लेन देन की स्वतंत्रता का एक बेसिक मंच भी देते हैं। जैसे कि अपना रोजगार चुनने की स्वतंत्रता, कहाँ काम करना ये चुनने की आजादी। अच्छा, हाँ। ये उन समाजों में बहुत मायने रखता है जहाँ आज भी आप सोचिए बंधुआ मजदूरी है या महिलाओं को घर से बाहर काम करने पर रोक है। सही कहा। तो बाजार एक तरह से मौके बनाते हैं। हाँ, मौके बनाते हैं, कुशल हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो समानता लाएं। मतलब जब हम आय से हटकर क्षमताओं पर ध्यान देते हैं तो असमानताएं शायद और बड़ी भी दिख सकती हैं। इसे कहते हैं नुकसानों का युग्मन। जैसे मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, हाँ। उसे न सिर्फ आय कमाने में मुश्किल होगी, बल्कि शायद उसी आय को एक अच्छी जिंदगी में बदलने में भी उसे ज्यादा खर्च करना पड़े, ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, समझ रही हूँ। मतलब एक नुकसान दूसरे को बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इसीलिए बाजार व्यवस्था को पूरा करने के लिए सामाजिक अवसर बनाने में सार्वजनिक नीति मतलब सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जैसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब। और यही शायद लोकतंत्र का सवाल उठता है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है, खासकर गरीब देशों के लिए, कि भाई पहले आर्थिक विकास कर लो, रोटी कपड़ा मकान देखो। ये राजनीतिक स्वतंत्रता, वोटिंग, ये सब बात की बातें हैं। हाँ, ये सुना है। कुछ लोग तो कहते हैं तानाशाही बेहतर है विकास के लिए, जल्दी फैसले होते हैं। इसे ली थीसिस भी कहते हैं शायद। क्या इस बात में दम है? ये बहुत बड़ा सवाल है, पर जो सबूत हैं, जो अनुभव है, वो इस ली थीसिस का समर्थन नहीं करते। ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि तानाशाही व्यवस्थाएं आर्थिक विकास में लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हों। अच्छा, बल्कि लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण साधक भूमिका है, इंस्ट्रूमेंटल रोल जिसे कहते हैं, खासकर आपदाओं को रोकने में। आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में जहां आजाद प्रेस हो, विपक्षी दल हो, वहां कभी भी बड़ा अकाल नहीं पड़ा है। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सरकारें जवाबदेह होती हैं, उन्हें आलोचना का डर होता है, चुनाव हारने का डर होता है। जब अकाल जैसे हालात बनते हैं तो मीडिया में खबरें आती हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार पर दबाव बनता है कि वो कुछ करे। चीन का वो 1958-61 का महाअकाल याद कीजिए, करोड़ों लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि सूचना बाहर ही नहीं आई, कोई जवाबदेही नहीं थी। और स्वतंत्र भारत में वैसा कभी नहीं हुआ। हाँ, तमाम गरीबी और चुनौतियों के बावजूद वैसा बड़ा अकाल नहीं पड़ा। लोकतंत्र ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। तो ये तो हुई साधक भूमिका। हाँ। लेकिन क्या लोकतंत्र हमारी सोच, हमारी जरूरतों को भी आकार देता है? कोई रचनात्मक भूमिका? बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट है। लोकतंत्र की एक कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक भूमिका भी है।
पब्लिक में जो बहस होती है, चर्चा होती है, असहमति होती है, उसके जरिए समाज मिलकर तय करता है कि जरूरतें आखिर क्या हैं, और ये जरूरतें बदलती भी हैं। कोई उदाहरण है इसका? केरल एक शानदार उदाहरण है। वहां लंबी सार्वजनिक बहस चली, राजनीतिक सक्रियता रही और खासकर महिला साक्षरता बहुत ऊंची थी। इन सब के चलते लोगों की सोच बदली। छोटे परिवार का मूल्य समाज ने खुद अपनाया, किसी सरकारी जबरदस्ती से नहीं। अच्छा। और नतीजा, प्रजनन दर बहुत तेजी से नीचे आई। तो ये दिखाता है कि कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सामाजिक मूल्यों को, जरूरतों की समझ को बदल सकती हैं। केरल का उदाहरण हमें सीधे महिला एजेंसी के मुद्दे पर ले आता है। अभी तक हम महिलाओं के कल्याण पर फोकस कर रहे थे, पर उनकी सक्रिय भूमिका, उनकी एजेंसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है महिलाओं को सिर्फ पाने वाले या लाभार्थी की तरह नहीं देखना, बल्कि उन्हें बदलाव लाने वाले सक्रियकर्ता यानी एक्टिव एजेंट्स के रूप में पहचानना। जब महिलाएं पढ़ती लिखती हैं, उन्हें काम करने के मौके मिलते हैं, संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो उनकी आवाज मजबूत होती है। घर में, समाज में उनके फैसलों का वजन बढ़ता है। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ उनके अपने लिए अच्छा नहीं है, इसके असर शायद ज्यादा दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक। रिसर्च बार बार यही दिखाती है। महिला साक्षरता बच्चों की मृत्यु दर कम करने में शायद सबसे ज्यादा असरदार चीज है, किसी भी और अकेले फैक्टर से ज्यादा। हाँ। शायद आय बढ़ने से भी ज्यादा। अरे वाह। और ये प्रजनन दर को कम करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिलाएं सिर्फ विकास का लक्ष्य नहीं है, वो विकास की बहुत शक्तिशाली एजेंट्स हैं। उनकी एजेंसी को बढ़ाना, उनकी क्षमता को खोलना, ये न सिर्फ उनके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। विकास और स्वतंत्रता, इनका जो गहरा रिश्ता है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत महिलाओं की भूमिका से करें। अक्सर हमने देखा है, मतलब जमीन हो या कोई कारोबार शुरू करने के लिए पैसा, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम अवसर मिलते हैं, दिक्कतें ज्यादा आती हैं। बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन इसमें कमाल की बात भी है। जब भी महिलाओं को मौके मिले हैं, सोचिए जैसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ने किया, मोहम्मद यूनुस का काम, या ब्रैक। हाँ, वो माइक्रो क्रेडिट वाले। हाँ, वही। तो उन छोटे कर्जों से महिलाओं ने सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति ही नहीं सुधारी, बल्कि आप देखिए समाज में भी बड़े बदलाव आए। उनकी भूमिका बढ़ी तो मृत्यु दर कम हुई बच्चों की, और जन्म दर में भी कमी आई। अच्छा। हाँ, तो उनका पैसा कमाना, उनकी आर्थिक भागीदारी, ये अपने आप में तो जरूरी है ही, पर ये समाज बदलने का भी एक जरिया है। असल में जो महिलाओं की एजेंसी की बात होती है ना, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, संपत्ति पर उनका अधिकार, ये सब विकास की नींव है। और ये जेंडर वाली बात ये सोचने पे मजबूर करती है कि अच्छा, तो जनसंख्या और खाने का क्या? ये डर तो हमेशा से रहा है कि दुनिया में खाना कम पड़ जाएगा। माल्थस ने भी तो यही कहा था सदियों पहले। हाँ, वो डर बहुत पुराना है, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो पता चलता है कि दुनिया में और खासकर एशिया में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन असल में कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। हाँ, तो असली संकट शायद खाने के उत्पादन का उतना नहीं जितना गरीबी और भूखमरी का है। मतलब खाना लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। और जहां तक जनसंख्या बढ़ने की बात है, माल्थस को लगता था कि भाई गरीबी और मजबूरी ही इसे रोक सकती है, पर वो जो कॉन्डोसे जैसे विचारक थे, उनका मानना था कि समझदारी, शिक्षा, खासकर महिलाओं की शिक्षा, वो लोगों को खुद छोटे परिवार चुनने के लिए प्रेरित करेगी। और वही ज्यादा सही साबित हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जबरदस्ती वाले तरीके अपनाए गए, जैसे चीन की वो एक बच्चा नीति थी, वो शायद उतने कारगर या जरूरी नहीं है। स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं। देखिए, जबरदस्ती से क्या होता है, एक तो लोगों के अधिकार छिनते हैं, है ना? बिल्कुल। और फिर लड़कियों के साथ भेदभाव बढ़ने का खतरा रहता है, जैसे जन्म से पहले पता करके या बाद में उनकी उपेक्षा करके। और ऐसी नीतियां ना अक्सर लंबे समय तक टिकती भी नहीं है, अस्थिर होती हैं। अब भारत में ही केरल का उदाहरण देखिए। वहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, सिर्फ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य सेवाओं पर, महिलाओं को सशक्त किया, और नतीजा वहां जन्मदर चीन से भी कम हो गई। अच्छा। बिना किसी जोर जबरदस्ती के। बिल्कुल। तो ये साफ दिखाता है कि जबरदस्ती के बजाय आजादी बढ़ाना, खासकर महिलाओं की आजादी, वो शायद ज्यादा बेहतर रास्ता है। ये आजादी और अधिकारों की बात, ये हमें एक और अहम सवाल पर ले आती है, मानव अधिकार। क्या ये सच में सबके लिए हैं, या ये सिर्फ एक पश्चिमी सोच है? कुछ लोग कहते हैं ना
एशियाई मूल्यों का हवाला देकर। ये एशियाई मूल्यों वाली दलील थोड़ी भ्रामक है, जैसा स्रोत बताते हैं। पहली बात तो ये कि एशिया कोई एक जैसा नहीं है, यहाँ बहुत विविधता है, और यहीं की अलग अलग परंपराओं में आप देखें तो स्वतंत्रता और सहनशीलता के विचार बहुत गहरे मिलते हैं। जैसे आप बौद्ध धर्म को देखिए, या सम्राट अशोक के वो शिलालेख याद कीजिए 3री सदी ईसा पूर्व के, जो धार्मिक सहनशीलता की बात करते हैं, या फिर मुगल बादशाह अकबर की नीतियां। तो ये कहना कि आजादी का मोल सिर्फ पश्चिम वाले समझते हैं, ये ठीक नहीं लगता। मानव अधिकारों को आप ऐसे देख सकते हैं, कानूनी अधिकारों से भी पहले ये एक तरह के नैतिक दावे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी हैं, मायने रखते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक है। ये जो विचार है कि समाज को सोच समझकर तर्क से बेहतर बनाया जा सकता है, ये कितना व्यवहारिक है? क्या ऐसा नहीं होता कि लोगों की प्राथमिकताएं इतनी अलग अलग होती हैं कि कोई एक रास्ता निकालना मुश्किल हो? या फिर हम कुछ अच्छा करने चलते हैं और नतीजे कुछ और ही निकल आते हैं, अनपेक्षित? और क्या इंसान सिर्फ अपने मतलब से ही नहीं चलता? ये सारे शक बिल्कुल वाजिब है, और स्रोत इन पर भी बात करते हैं। देखिए, पहली बात, वो जो एरो का प्रमेय है ना, वो ये नहीं कहता कि समाज के लिए समझदारी भरे फैसले लेना नामुमकिन है। हाँ, सिर्फ वोट गिनकर सबकी पसंद को एक साथ साधना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब राय बहुत बटी हुई हो। लेकिन अगर वोट के साथ साथ दूसरी जानकारी भी देखें, जैसे गरीबी का स्तर क्या है, लोगों की भलाई कैसे हो रही है, तो ज्यादा सुसंगत फैसले लिए जा सकते हैं। अच्छा। बल्कि समझदारी इसी में है कि हम कोशिश करें कि इन अनजाने नतीजों का, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, पहले से अंदाजा लगा सकें। और तीसरी बात, स्वार्थ वाली। हाँ, इंसान सिर्फ स्वार्थी नहीं होता। मूल्य, नैतिकता, एक दूसरे पे भरोसा, ये चीजें किसी भी समाज के ठीक से चलने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ तक कि पूंजीवादी समाज में भी। आप जापान का उदाहरण देख लीजिए। और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी सिर्फ सजा या इनाम काफी नहीं होते। नैतिक मूल्य, सामाजिक मान्यताएं, इनका भी बड़ा रोल होता है। तो कुल मिलाकर सारी बात व्यक्तिगत आजादी और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, इन पर आकर टिक जाती है। बिल्कुल। विकास का असली मतलब ही यही है, लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता, जिसे कैपेबिलिटी कहते हैं, उसका बढ़ना। मतलब ऐसी जिंदगी जी पाने की क्षमता जिसे वो खुद अहमियत देते हों। देखिए, जिम्मेदार होने के लिए आजाद होना जरूरी है ना? और आजादी अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। तो समाज का, सरकार का काम क्या है? लोगों को ऐसे मौके देना जिससे वो अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकें और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ये सिर्फ पैसे कमाने या जीडीएनपी बढ़ाने की बात नहीं है, या लोगों को सिर्फ उत्पादन का साधन, मानव पूंजी समझने की बात नहीं है। ये जो मानव क्षमता, ह्यूमन कैपेबिलिटी का नजरिया है, ये ज्यादा बड़ा है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य के सीधे फायदों को भी देखता है, क्योंकि इंसान वो विकास का साधन नहीं है, वो विकास का आखिरी मकसद है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से यही समझ में आता है कि विकास असल में स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाना है। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है। जनसंख्या नियंत्रण में जबरदस्ती नहीं, बल्कि लोगों की अपनी मर्जी। मानवाधिकार सबके लिए हैं। समाज के लिए तर्कसंगत फैसले लेना मुमकिन है। हाँ, और इंसान सिर्फ स्वार्थ से नहीं चलता, नैतिक मूल्यों का भी महत्व है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और इन सब में आम लोगों की बातचीत, उनकी भागीदारी, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, इन सब का रोल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी, उनकी पसंद की आजादी से जुड़ा है। तो ये सारी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि असल में प्रगति का पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ आर्थिक तरक्की, या वो वास्तविक आजादी जो लोगों को अपनी पसंद की, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने देती है। उम्मीद है ये बातचीत सुनने वालों के लिए कुछ सोचने का मौका देगी, कुछ उपयोगी रही होगी। आपके अपने विचार क्या हैं इस पर? क्या ये समझाने का तरीका ठीक लगा? इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप हमें बताएं तो हमें अच्छा लगेगा।